दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि नए नए विषयों पर वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे, जिसकी जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7। हमने छठे चैप्टर में सुना नाइक सोमनाथ के सुझाव पर किस तरह कैप्टन स्टॉटन पेशवा की विशाल सेना को पूना में जाने से रोकने के लिए अपनी छोटी सी सैनिकों की टुकड़ी को कोरेगांव की तरफ ले जाता है। उससे आगे भीमा नदी के उत्तरी किनारे पर बसा कोरेगांव चारों तरफ से मिट्टी और घास से बनी 6 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी दीवार से घिरा हुआ था। ऐसी दीवारें दूर दराज के गांव वाले खास तौर पर रात में जंगली जानवरों से अपनी और अपने पशुओं की जान बचाने के लिए बनाते थे। गांव के अंदर सूखी घास और मिट्टी के मिश्रण से बनाए 50 के आसपास कच्चे मकान थे तथा गांव के अंदर जाने को एक ही संकरा रास्ता था, जिसे लकड़ी के बनाए दरवाजे से बंद किया गया था। कोरेगांव के पास आते ही सोमनाथ घोड़े के ऊपर खड़ा होकर उस पार कूद जाता है और अंदर से उस दरवाजे को खोलता है। दरवाजा खुलते ही पैदल सैनिक गांव के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, मगर रास्ता संकरा होने से सिर्फ एक वक्त एक सैनिक ही अंदर जा पाता है। सैनिकों को गांव में आता देख गांव वाले डर कर घर के अंदर दुबक कर दरवाजे बंद कर देते हैं। कैप्टन स्टॉटन गांव के एक मकान के ऊपर चढ़ जाता है और दूरबीन से चारों ओर देखता है। भीमा नदी कुछ जगह पर पानी से भरी होती है तो कई जगहों पर उथले पानी की एक धारा बनकर सपाट बहते रहती है। नदी के उस पार दूर दूर तक पूना के लिए निकल रहे पेशवा सैनिकों का जमघट देखकर एक बार तो कैप्टन स्टॉटन का मन भी कांपने लगता है। वह दूरबीन हटाकर अपने सैनिकों की तरफ देखता है, जिन्हें ना खाने की फिक्र, ना पीने की, ना ही आराम की फिक्र। रात भर 12 घंटे चलने के बावजूद भी हर किसी के चेहरे पर पेशवा के खिलाफ लड़ने की गजब की चाह और जोश उनमें दिखता है। सोमनाथ, रामनाथ, गोदनाथ, जमादार गोरी, जनाजी पवार, प्रसाद सिंह, हवालदार कान सिंह, बाबू सावंत, शेख अहमद और उनके जैसे कई योद्धा दीवार के ऊपर चढ़कर फायरिंग की बैठी पोजीशन लेकर अगले आदेश के इंतजार में होते हैं। तो दीवार के उस पार उनके घुड़सवार अपने घोड़ों को दूर भगाकर कोरेगांव की तरफ दौड़कर आते रहते हैं। कैप्टन उन्हें जल्द कोरेगांव के अंदर आने को कहता है। Come fast boys, come fast, get inside. स्टॉटन किसी भी आक्रमण से पहले अपने सारे योद्धाओं की पोजीशन ठीक से पड़ताल कर फिर आगे की कार्यवाही पर जाने के बारे में सोचता है। तोफखाना अधिकारी लेफ्टिनेंट चिलोश्म को वह तोफों को सही जगह पर लगाने की सूचना देता है। Lieutenant, move fast. On position 1 and position 2. Get fast. We don't have much time. लेफ्टिनेंट चिलोश अपने गनर्स को आदेश देकर एक तोफ गांव के सामने तो दूसरी नदी से गांव में आने वाले रास्ते पर लगाने को कहता है। इसी बीच कैप्टन स्टॉटन युद्ध से पहले अपने जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें संबोधित करता है। Listen जवान, आज अचानक हमारा दुश्मन हमारा सामने आया है। हम जानता है हमारा संख्या कम है, मगर हमारा हौसला बुलंद है। हम अपना पूरा ताकत से लड़ेगा और उनको पूना जाने से रोकेगा जब तक जनरल स्मिथ अपना रसद लेकर हमारा मदद को नहीं आएगा। तब तक हम पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, ठीक है। सभी हाथ उठाकर हाँ में जवाब देते हैं।
कैप्टन स्टॉटन आखिरी बार हर ओर देखकर सुरक्षा का जायजा लेता है। फिर तोपखाना अधिकारी लेफ्टिनेंट चिलोस्म को तोप से गोले दागने का इशारा क्या करता है, वैसे ही तोप से गोला निकलकर नदी के उस पार सीधा पेशवा सैनिकों के बीच आकर गिरता है। पेशवा सैनिकों में घबराहट फैल जाती है। सभी अचानक हुए हमले से चौंक कर आवाज की दिशा में देखते हैं। पेशवा बाजीराव और बापू गोखले के साथ सारे सरदार जो पूना जाने के लिए अपने घोड़ों पर बैठे ही थे कि अचानक हुए हमले से थर्रा जाते हैं। घोड़े भी जबरदस्त आवाज से बिदकने लगते हैं। पेशवा बाजीराव और सेनापति बापू गोखले दूरबीन से भीमा नदी के पार कोरेगांव की तरफ देखते हैं। उन्हें कोरेगांव में झोपड़ों के ऊपर अनेक ब्रिटिश वर्दीधारी सैनिक दिखते हैं। सेनापति गोखले तलवार को म्यान से निकालकर नाराजी वाले स्वर में कहता है, श्रीमंत, कल रात को ही पूना पर आक्रमण करना चाहिए था। हमने उन्हें संभलने के लिए पूरी रात दे दी। अब तो हमारी तोहफे भी तैयार नहीं है। पेशवा बाजीराव आंखें निकालकर अहंकार से कहता है, सेनापति गोखले, सामने सिर्फ बकरियों का छोटा सा झुंड है। इनके लिए तोहफों की क्या जरूरत है? इनके लिए हमारी बंदूकें और तलवारें ही काफी है। पहले इन्हें काटो, फिर पूना के लिए निकलेंगे। बापू गोखले अपनी तलवार हवा में लहराता है। आक्रमण! बापू गोखले का आदेश मिलते ही पेशवा सैनिकों की सामने खड़ी पहली टुकड़ी के 2000 पैदल सैनिक और 500 घुड़सवार हर हर महादेव की गर्जना के साथ कोरेगांव की तरफ दौड़ने लगते हैं। हर हर महादेव! कोरेगांव की ओर से भी लगातार तोपों और बंदूकों से फायरिंग शुरू होती है। कुछ पेशवा सैनिक नदी को पार करते हुए मारे जाते हैं। फिर भी अनेक सैनिक कोरेगांव के पास पहुंचे जाते हैं। पेशवा सैनिकों को नजदीक आता देख दीवार पर खड़ा सोननाग बंदूक उठाकर अपने सैनिकों को जोश देता है। जय जोहार! सभी उसके साथी सैनिक भी पूरे जोश से कहते हैं, जय जोहार! पीछे की ओर खड़ा कैप्टन स्टॉटन सैनिकों को आदेश देता है, Keep firing, boys! Don't stop, keep firing! लगातार फायरिंग की वजह से अनेक पेशवा घुड़सवारों को गोलियां लगने से वह घोड़ों के नीचे गिरते हैं। उनमें से कुछ आगे आते हैं तो सोननाग, रामनाग और साथी उन्हें गोलियों से भूनते हैं। फिर भी कुछ पेशवा सैनिक नदी के इस पार के उत्तरी किनारे पर पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं तो सोननाग और रामनाग के साथ कई साथी दीवार से कूदकर उन छुपे हुए सैनिकों पर तलवार से हमला कर उनसे लड़ने लगते हैं तो पेशवा सैनिक उनका मुकाबला नहीं कर पाते और पीछे भागने लगते हैं। मगर तोपों से निकलने वाले गोलों से तेज वे नहीं भाग सकते और गोलों के रेंज में आकर कई पेशवा सैनिक मारे जाते हैं। भीमा नदी के दक्षिणी किनारे से काफी दूर बाजीराव का तंबू होता है। उसी के बाहर खड़ा होकर वह इस पूरे युद्ध पर अपनी नजर बनाए रखता है। तभी अचानक एक गोला उसके पास आकर गिरता है तो शरीर में हुए कंपन से उसके सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। पगड़ी को वहीं छोड़ वह भागकर तंबू के अंदर आता है। उसका अंगरक्षक दौड़कर उसे उसकी पगड़ी लाकर देता है। बाजीराव पगड़ी पहनता है और गुस्से से पागलों के जैसे चीखने लगता है। सेनापति गोखले और विंचुरकर देखते हैं उनके सैनिक जान बचाने के लिए भागकर वापस आ रहे हैं। ये देखकर सेनापति आग बबूला होता है और अंग्रेजों की आग उगल रही तोपों को देखकर विंचुरकर से कहता है, जब तक उनकी तोफे ठंडी नहीं होती तब तक हमारे सैनिक सामने नहीं बढ़ सकते। विंचुरकर भी चिंता में पड़ जाता है। उनकी तोफों को कैसे रोकेंगे? हमें उन तोफों तक पहुंचना होगा और उसके लिए सामने से नहीं, उस गांव के पीछे से जाकर उन पर हमला करना होगा। चलो। इतना कहकर बापू गोखले विंचुरकर और अपने कई घुड़सवारों को लेकर कोरेगांव के पीछे से हमले के लिए निकलता है।
लेफ्टिनेंट चिसोल्व लगातार अपने तोपचियों को अलग अलग दिशा में गोली चलाने को कहता है, मगर वे ये नहीं जान पाते कि गांव के पीछे तो मैदान साफ है और वहीं से सेनापति गोखले अपने कई घुड़सवार सैनिकों के साथ छुपकर आगे बढ़ता है और हमला करने लायक स्थिति पर आकर अचानक दौड़कर उन तक पहुंच जाता है और पीछे से हमला करता है। लेफ्टिनेंट चिसोल्व और उसके सहायक पीछे से बेसावध रहते हैं और अचानक हुए हमले का सामना नहीं कर पाते और सारे तोप सहायक मारे जाते हैं। सिर्फ लेफ्टिनेंट चिसोल्व घायल होकर गिरा होता है। सेनापति गोखले लेफ्टिनेंट चिसोल्व के पास आता है और उसे संभलने का एक मौका भी न देकर उसके सिर को एक ही झटके में कसाई के जैसे काट डालता है। फिर नीचे गिरा सिर अपनी तलवार के नोक पर ऊंचा उठाकर चीखकर हर ओर दिखाता है ताकि अंग्रेज सैनिकों का दिल कांप जाए और वे हार मान ले। अरे तोपची मारा गया रे, तोपची मारा गया। उस स्थिति का फायदा लेकर दबाव बनाने के लिए गोखले के साथ आए सभी सैनिक जोर जोर से चीखने लगते हैं। तोपची मारा गया, तोपची मारा गया रे, तोपची मारा गया। गांव के अंदर दूर खड़ा कैप्टन स्टॉटन तलवार की नोक पर मारे गए योद्धा का सिर देखकर अपने हाथ की तलवार पटकता है। उसके मुंह से निकलता है, रूथलेस पीपल। सेनापति की तलवार पर अंग्रेज अफसर का सिर देखकर और तोपों की फायरिंग रुकने से पेशवा सैनिकों का भय अब कुछ कम हो जाता है और अब पेशवा की राइफल बटालियन के हजारों सैनिक फायरिंग करते हुए जोश में आगे बढ़ने लगते हैं। पेशवा बाजीराव को जब ये पता चलता है कि तोपची मारा गया तब वह फिर से तंबू से बाहर निकलकर अपनी दूरबीन से उस ओर देखता है और उसके सैनिकों को लगातार सामने बढ़ता देख खुश होकर जोर जोर से हंसने लगता है। सोननाक, रामनाक और दूसरे महार सैनिक जब यह देखते हैं तो वे गुस्से से ताबड़तोब उस दिशा में फायरिंग करने लगते हैं। कोरेगांव की ओर से हो रही फायरिंग से बचने के लिए गोखले और उसके सैनिक पहले तो तोप के पीछे छुप जाते हैं, फिर तोप का बैरल कोरेगांव की ओर मोड़ देते हैं और तोप के अंदर के गोले को कोरेगांव पर दागने ही वाले होते हैं। तभी खबरी भिलनाक यह देख लेता है और अपनी जान की परवाह न कर गोले के सामने आता है। उसका शरीर जरूर चीथड़ों में बदल जाता है मगर वह अपने साथियों की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे पेशवा को चिंता सताने लगती है, जिन्हें वह बकरियों का झुंड मानकर उन्हें घंटे भर में काटकर इस युद्ध को खत्म करने का वह अंदाज लगाता है। वह अब घनघोर संग्राम में बदल गया होता है। पूना पर आक्रमण की उसकी योजना अब धुंधली होने लगती है। वह इतना तो समझ ही लेता है कि कोरेगांव के अंदर बकरियों का झुंड नहीं बल्कि वहाँ शेरों का बस्तान है। माथे पर उभरने वाली चिंताओं की लकीरों ने अब पेशवा बाजीराव के माथे पर लगे सिंदूर के तिलक को भी अपने पीछे छुपा लिया था। जितना लंबा यह कोरेगांव युद्ध चलेगा उतना उसके सैनिकों का हौसला पस्त होगा और थके हारे सैनिकों को लेकर पूना पर चढ़ाई करना उसके लिए कई गुना ज्यादा मुश्किल होगा। वह तंबू के अंदर आकर पोथी खोलकर बैठे पुरोहित से युद्ध की भविष्यवाणी पूछता है तो पुरोहित उसे राहु दशा काल को खत्म करने के लिए और युद्ध में विजयश्री हासिल करने के लिए हवन करने का आग्रह करता है और कुछ ही देर बाद तंबू में हवन मंत्र गूंजने लगते हैं। मगर बाहर चल रहे धमाकों और गोलियों की बौछार से उत्पन्न ध्वनि के सामने मंत्र उच्चारण का स्वर दहाड़ के सामने डकार से ज्यादा नहीं होता। दोनों तरफ से आक्रमण और बचाव के इस युद्ध में अब तक कई घंटे बीत जाते हैं मगर पेशवा सैनिक जीत का परचम अब भी नहीं लहरा पाते हैं। उनके सेनापति ने अंग्रेजों की एक तोप को तो तहस नहस कर दिया था मगर अब भी उसके सैनिकों की पहुंच से कोरेगांव बहुत दूर था। दूसरी तरफ
कोरेगांव में अंग्रेज अफसरों के माथे पर भी चिंताओं ने उभरना शुरू कर दिया था। उन्हें लगता था कि जनरल स्मिथ जल्द ही अपने सैनिकों के साथ उनकी मदद के लिए आएगा, मगर 4 घंटे बीतने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं था। अगर जल्द ही मदद नहीं मिली तो उनके भूखे प्यासे, रात भर के जागरण और पैदल चलने की थकावट से हार कर उसके फौजी कभी भी पेशवा की विशाल सेना के सामने नतमस्तक हो सकते हैं। और यही चिंता कैप्टन स्टॉर्टन को खाए जा रही थी। तभी दूसरी चिंता ने उसे और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया, और वह चिंता थी खत्म होते जा रही गोलियों की। सामने की दीवार पर फायरिंग पोजीशन में बैठा सोननाक अगल बगल के अपने साथियों को देखता है। सभी की गोलियां खत्म हो चुकी होती है। वह पीछे मुड़कर झोपड़े के ऊपर खड़े लेफ्टिनेंट पैटिसन को चीख कर बताता है, साहब, हमारी गोलियां खत्म हो गई है। लेफ्टिनेंट पैटिसन देखता है सेनापति गोखले विंचुरकर और अपने कई सैनिकों को लेकर कोरेगांव की तरफ दौड़ कर आ रहा है, तो वह चीखकर कैप्टन स्टॉर्टन से कहता है, सर, we don't have bullets, don't have food, we can't fight empty stomach without drinking a drop of water. Sir, I request we must surrender. सरेंडर का शब्द सुनते ही सोनाक ऊंची आवाज में चीख कर कहता है, नहीं साहब, या तो जीतेंगे या मरेंगे, मगर सरेंडर नहीं करेंगे। हम सरेंडर नहीं करेंगे। जय जोहार। सोनाक का जोश देखकर उसके साथी महार सैनिक भी जोश में चीखते हैं, जय जोहार, जय जोहार। सोनाक का जोश देखकर कैप्टन स्टॉर्टन कहता है, He is right. अभी सरेंडर भी किया तो पेशवा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। Keep fighting, keep fighting. सोनाक और रामनाक सामने देखते हैं घोड़े पर बैठा पेशवा सेनापति अपने सैनिकों के साथ अब नजदीक आ गया है। सोनाक खड़ा होकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाता है, मेरे मावड़ो, याद करो उस जिल्लत भरी जिंदगी को, उन अत्याचारों को, उस गुलामी को। आज उस सब का हिसाब लेने का दिन है। जान गई तो भी चलेगा, मगर अब रणभूमि नहीं छोड़ेंगे। आज हमें पेशवाही यहीं पर दफन करनी है। छोड़ो बंदूकें, पकड़ो तलवारें। आज के जैसा मौका फिर नहीं आएगा। दिखाओ अपना जौहर, यलगार, जय जोहार। सभी महार सैनिक कमर की तलवारें खींचते हैं और जोश में चीख कर कहते हैं, जय जोहार, जय जोहार। तोहफे और बंदूकें चलना बंद होने से गोखले विंचुरकर और उनके सैनिक घोड़ों के पीठ पर खड़े होकर दीवार फांदकर कोरेगांव के अंदर आने लगते हैं। कुछ सैनिक तलवारों से विरोध करते हैं, मगर पेशवा सैनिक संख्या में ज्यादा होने से चहुओर से अंदर आ ही जाते हैं। कुछ सैनिक कोरेगांव के एकमात्र दरवाजे को तोड़कर अंदर आते हैं और अब कोरेगांव के संकरी गलियों में शुरू होता है तलवारों का टकराव। दोस्तों, आगे की कहानी आप अगले चैप्टर 8 में सुन सकते हैं। हम इस ऑडियो बुक को इसी चैप्टर में समाप्त करने वाले थे, मगर यह रण संग्राम कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि कई मायनों में अलग था और उसकी हर बात को सामने लाना जरूरी था, जिस कारण यह लंबा हो गया था। इसलिए उसे 2 भागों में विभाजित कर आधा भाग आप अगले चैप्टर 8 में सुन सकते हैं। एक तरफ महार सैनिकों की गोलियां खत्म हो गई थी और उसी वक्त पेशवा सेनापति बापू गोखले अपने हजारों सैनिकों के साथ कोरेगांव पर जबरदस्त हमला करता है, जिसका मुकाबला महार सैनिक कैसे कर पाएंगे, जिसे जानने के लिए सुनते रहिए आत्मसम्मान का रण संग्राम 1 जनवरी 1818। और इस ऑडियो बुक पर अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर देते रहिए।